नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम खबरों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम में, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या खबर ख्याल हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पाक यानी हदीस मुबारक आपके सामने पेश करते हैं और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर और कभी हंगामी हालत में अंदरूनी सफ़ात पर हदीस मुबारक रोज़ाना शाये की जाती है, ताकि लोगों में जज्बा पैदा हो और एक यानी ईमान की ताज़गी उनमें पैदा हो। तो बहरहाल आज जो हदीस मुबारक हमारे सामने है, आज जो शाई हुई है, वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के 10 दिनों में इत्तिकाफ़ करने का सवाब 2 हज और 2 उम्रे के बराबर है। तो आपने देखा कि इत्तिकाफ़ की क्या अहमियत होती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर वाज़ेह कर दी है। और आप याद रखिए कि महल्ले में ये कहा जाता है कि कम अज़ कम एक शख्स का इत्तिकाफ़ पर बैठना तो ज़रूरी होता है, वरना उस महल्ले के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो बहरहाल नाज़रीन, इत्तिकाफ़ बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है और आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है 10 दिनों में इत्तिकाफ़ करने का, जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है। तो बहरहाल जहाँ तक खबरों का सवाल है, ये तो हमने हदीस शरीफ तो पेश कर दी है। खबरों का सवाल जहाँ तक सवाल है, खबरों का सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूं कि ईरान में जो रहबर आला जो हैं, ईरान के शहीद रहबर आला अली ख़ामेनी, उनके जानशीन का इंतखाब कर लिया गया है। और आपको यही बताना है, मजलिस ख़बरगान यानी तकरीबन 80 उलमा पर ये मुश्तमिल होती है, उसने ये इंतखाब किया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुज्तबा ख़ोमेनी जो उनके दूसरे बेटे हैं अली ख़ामेनी के, उन्हें ईरान का रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। अमेरिका परेशान है और इसराइल भी परेशान है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने तो ये ऐलान कर दिया है कि हम अली ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह के जो यानी जानशीन होंगे उन्हें क़त्ल कर देंगे, उन्हें शहीद कर देंगे। और अब तो फ़िलवक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोई तबसरा नहीं आया मंजर आम पर, और लेकिन एक बात ज़रूर है कि उन्होंने कहा था कि ईरान में जो भी लीडरशिप होगी वो हमारे मर्ज़ी से होगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप अपने हुकूमत, अपने मुल्क पर हुकूमत करने के बजाय दूसरों की मामलात में टांग अड़ा रहे हैं, दूसरों के दाखिली उमूर में मुदाखलत कर रहे हैं और फिर अपने आप को बहुत महज़िब कहते हैं। मैं समझता हूँ कि बदतमीज़ी की मिसाल, इससे बदतरीन मिसाल कुछ नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये खबर आ रही है, मुज्तबा ख़ामेनी को सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। अब देखना यह है कि जंग के हालात में क्या तब्दीलियाँ बाद वाक़ होती हैं। और एक अहम खबर है नाज़रीन, आपको बता दूं कि जंग व जद्दाल जो होता है बहुत ही तबाहकुन साबित हो सकता है, बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। आलमी अमन के साथ साथ आलमी मईशत को इससे ज़बरदस्त नुकसान पहुँचता है। आपने देखा कि तेल की कीमतों में तकरीबन $160 से लेकर $120 तक तेल की कीमत हो गई है, यानी क्रूड ऑयल या खाम तेल की कीमत हो गई है। ऐसे में हिंदुस्तान जैसे ममालिक ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस जंग ने, यानी इसराइल ने और अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया, उसके बाद से आज की तारीख तक यानी 9 ये दिनों में या 10 दिनों में आपने देखा कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। हिंदुस्तान को 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरमायाकारों को हिंदुस्तान के 31 लाख करोड़ रुपए कोई मामूली बात नहीं है, नुकसान हुआ है। जबकि एक ही दिन में आपको बता दूं कि 12 लाख करोड़ यानी तकरीबन 13 लाख करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। अभी तो इब्तिदा है, देखें आगे क्या होता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तो ऐसा लगता है कि जो दौरा इसराइल रहा वो बिल्कुल नहुसत पर मबनी था, मनहूस साबित हुआ वो दौरा। और उस दौरे के बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की हालत किस कदर तबाह व बर्बाद होने लगी है। खासतौर पर 31 लाख करोड़ का नुकसान कोई मामूली बात नहीं है। गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये इजाफा किया गया और हमारे सामने उसकी हैसियत भी नहीं है। और अब आप देखेंगे आइंदा 2 या 3 दिनों में हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म कहेंगे कि हमें करना पड़ेगा, लेकिन आप बता दूं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। जी यकीनन ठीक है, शुक्रिया रियाज साहब। आपने कहा जंग व जिदाल सारे आलमी मईशत के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित होते हैं। अमेरिका का भी करोड़ों डॉलर का खर्च एक दिन का है जंग पर, इसराइल का भी आयरन डोम। और देखिए एक कमाल ये है कि एक चाइना में तैयार हुआ $20,000 के एक ड्रोन को मारने के लिए
$1 लाख के रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करना पड़ा इसराइल और अमेरिका को। तो ये तकाबुल देखिए आप, तो ये अमेरिका को भी बहुत खर्च हो रहा है इस योमिया, सारी दुनिया पर उसका। कल रात में हम देख रहे थे अचानक से फी बैरल डॉलर की कीमत $120 तक पहुंच गई है। अब आज अब तक का सबसे बड़ा क्रैश इसको कहा जा रहा है, अब तक के सबसे बड़ा उछाल इसको हम कह सकते हैं। $120 फी डॉलर अगर पेट्रोल की कीमत होती है तो यकीनन हिंदुस्तान तो रशिया से 1 महीने इजाज़त के साथ, हिदायत जितना कहते हैं, हिदायत पर 1 महीने का पेट्रोल खरीदने का काम रशिया हिंदुस्तान तो कर रहा है, मगर आपको जो तेल मिलेगा वही $120 पर बैरल के हिसाब से आपको फरोख्त किया जाएगा। रियायती कीमतें आपको नहीं रहेंगी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही रियाज साहब कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। गरीब और मुतवासित तबका परेशान है और मज़ीद उसको परेशान किया जा रहा है। 2014 के बाद से इस मुल्क में गरीब मजीद गरीब हो गया है और मिडिल क्लास जो है वो सतह गुर्बत में आ गए। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 तबकात रह जाएं, एक सबसे गरीब और एक सबसे दौलतमंद। ये दोनों के दरमियान में किसी किस्म का कोई मुकाबला या मवाजना ना हो, इस तरीके की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। आलमी सियासत की अगर हम बात करें तो हालात बहुत ख़राब है। जंग कब रुकेगी इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। जंग तवील होती जा रही है। ईरान अपने महदूद जो है ज़रायों के साथ, जंगी ज़रायों के साथ जंग लड़ रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 1956 के हथियार जो है 65 के हथियार ईरान इस्तेमाल कर रहा है। अभी नई टेक्नोलॉजी तो उसने इस्तेमाल ही नहीं की। तो अब ये तमाम चीज़ों में, इन तमाम हालात के दरमियान में आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाना, रहनुमाए रहबरे आला ईरान का बनाना, एक बड़ा जो उनकी जो कमेटी होती है शूरा की अगर हम कहें, या उलमा की जो कमेटी, 80 उलमा की जो कमेटी होती है, उसकी जानिब से ये फ़ैसला लिया जाना अपने आप में ईरान के जो सख्त हौसले, मजबूत हौसले हैं उसकी अक्कासी करता है। इसी जंगी हालात में अपने रहबर, कौम को बग़ैर किसी रहबर के रखना जो है उनके लिए मतलब दुश्वार कुन महसूस हो रहा था। महज 1 हफ्ते के अंदर 8 या 9 दिन के दरमियान में एक नए लीडर का इंतखाब करके उनके नाम का ऐलान करना, और उससे अमेरिका और इसराइल यकीनन दोनों चरागपाश ज़रूर हुए हैं। इसराइल ने ये कहा है कि जो भी रहबर बनेगा हम उसको मतलब जाँ बहक कर देंगे, शहीद कर देंगे। ये तमाम खदशात के बावजूद आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनेई का इस बात को तस्लीम करना, रहबरे मौज़म ईरान के सुप्रीम लीडर, रूहानी लीडर के ओहदे को तस्लीम करना, इस बात की अक्कासी करता है कि वो अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक जंग के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह नुकसान होता है, और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान जैसे ममालिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की परेशानी में उस वक्त इजाफा हो गया जब रूस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम आपको रियायती कीमतों पर तेल नहीं देंगे, बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है उस प्राइस के मुताबिक आपको पेट्रोल दिया जाएगा या खाम तेल फ़राहम किया जाएगा। अब देखिए कि वो हिंदुस्तान उसका यानी उस पर जो कार्रवाई करेगा सिर्फ़ और सिर्फ मुतवस्सित तबके को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा कर दिया जाएगा। शर्म की बात यह है कि खाने के तेल यानी खुर्दनी तेल पर भी तेल की कीमतों में 5 लीटर जो तेल आता है उस पर 200 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होनी चाहिए। आलमी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इसलिए इजाफा किया गया है कि वहाँ पर दरिया आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बंद कर दी गई है। और आपको ये भी बता दूँ कि दुनिया का 20% पेट्रोल यानी खाम तेल जो है आबनाए हुर्मुज़ से मुंतकिल किया जाता है, वहाँ से होकर वो उस आबी गुजरगाह से होकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ख़ासतौर पर हिंदुस्तान तक पहुँचता है। अब अगर $120 फ़ी बैरल अगर खाम तेल की कीमत हो जाए तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि $150 तक भी पहुँच सकती है। और आपको ये बता दूँ कि $100 से ज़ायद जो कीमत थी वो 2022 में थी, और उसके बाद अब 120 रुपये के करीब अगर पेट्रोल और खाम तेल की कीमत पहुँचती है तो ये बहुत ही भयानक रुझान है। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, आप देखेंगे कि आपने किस तरह
हमारे राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बताया था कि ये मनहूस हैं, लेकिन हम तो किसी को मनहूस नहीं कहते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब फिर सदाएं आने लगी है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इसराइल जो है वो इंतहाई नहुसत का बायस बना हुआ है, मनहूस साबित हुआ है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान पर उमट पड़े हैं, आफत पड़े हैं। क्योंकि अगर हम मजलूमीन की मदद नहीं करते और जालिम की मदद करते हैं और हम मकतूल के साथ खड़े नहीं होते, शहीद के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि कातिल का साथ देते हैं, खसाई का साथ देते हैं, तो समझिए कि ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो एक शिया लीडर हैं वो लखनऊ के कल्ब जवाद, आपको बता दूं कि उन्होंने कहा, उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इसराइल में गाय को कतर कतर कर खाया जाता है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान को मदरलैंड और इसराइल को फादरलैंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा था हमारे इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब कि ये तंज़िया तौर पर कि ये कभी मदरलैंड एक को कह रहे हैं, फादरलैंड एक को कह रहे हैं, ठीक है मदरलैंड कहेंगे तो चलता है, मदर इंडिया कहा जाता है, मादर वतन कहा जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर ये फादरलैंड होगा तो फिर अंकल लैंड भी होगा, आंटी भी लैंड होगा, तो ये मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, ये क्या अजीब व गरीब हमारे वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे एक उस ओहदे पर फायद रहने वाला शख्स के लिए जेब नहीं देता। देखिए, आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी से किस बात की तवक्को कर रहे हैं रियाज साहब? कोई अच्छा बयान की? जो शख्स अपने आप को ये कहता है कि मुझे कभी कभी एहसास होता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, जी हाँ, आप देखिए, आप उस आदमी से आप इस बात की तवक्को कर रहे हैं। देखिए, एक चीज पक्की बात है, जैसा कायद वैसा उसके लीडर, जैसा लीडर वैसे उसके फॉलोअर्स। आप ये तमाम अंधभक्तों को देख लीजिए, हर बयान पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खुश होते हैं, जहनों में गाय का गोबर भरा हुआ है। देखिए, ये नारंगी अंडे, जब जिस वक्त ये नारंगी अंडों में सुधार नहीं आएगा उस वक्त तक वजीर आजम का लबो लहजा बदलने वाला नहीं है। आप कैसे, किस तरीके से कह सकते हैं? तमाम मज़ाहिका खेज बातें एक तरफ, हिंदुस्तान मादर वतन है, आप किसी और मुल्क को फादरलैंड, फादर वतन का किस तरीके से कह सकते हैं? आप एक तरीके से हिंदुस्तान और इसराइल का रिश्ता जोड़ रहे हैं। आप किस बुनियाद पर? क्या आप फादरलैंड, क्या हमारा हिंदुस्तानियों का बाप इसराइल है? ये तासुर देने के आपका होगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों का, मानने वालों के लिए फादरलैंड होगी। किस तरीके से हो सकती है? मादर वतन, हम देखिए, बहुत ही मुकद्दस है हमारी सरजमीन, हिंदुस्तान की सरजमीन हिंदुस्तानियों के लिए। आप लेके आकर उस पर उसका रिश्ता जोड़ रहे हैं कातिल से, एक नाजायज गाजिबाना खाबिस रियासत से जो वकूफ पजीर हुई है सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर। आप उस रियासत को लेकर अगर आप फादरलैंड उसको बना रहे, किस तरीके की अजीब बातें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ जो है वो अटेंशन डाइवर्शन की पॉलिटिक्स हमेशा करते हैं। जी, आप कुछ बोल रहे थे? चिल्लरपन है, चिल्लरपन, अटेंशन डाइवर्शन, बात करने आपको आता नहीं। आप देखिए, मजाक उड़ाए, खी खाका करते, आप जाते हैं, हंसते हैं, हाथ मारते हैं, छिछोरापना करते हैं। सिंसियरिटी जो है वो जो होना चाहिए एक वजीर आजम में, वो बिल्कुल आपके पास नहीं होती। अब खिसियानी हंसी हंसते हैं इस अब मैं अक्सर, वो फिल्म है सलमान खान की, मैं भूल रहा हूँ, उसमें एक मशहूर विलन है, मैं उनका नाम भी भूल रहा हूँ, शक्ति कपूर नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक हंसी है बोल के, तो उसी अंदाज में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी हंसते हैं। आप देख लीजिए, आप तकाबुल कर लीजिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हंसी का और वजीर आजम और नरेंद्र मोदी की हंसी का, आप तकाबुल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल आपने बहुत अच्छी तरफ इशारा किया है, खासतौर पर जहाँ तक हंसी का मामला है। आपको बता दूं नाज़रीन के, माफ करना रियाज साहब, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। आप यकीन जाने, मैं बहुत पूरा उसको गौर कर रहा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का और वजीर आजम नरेंद्र मोदी दोनों की जो हंसी है ना, उसको मैं हो सके तो एक मीम बना के मैं खुद मेरे सोशल मीडिया चैनल उस पर पोस्ट करूंगा। आप देख लीजिए, सारी दुनिया में मजाक उड़ा रहे हैं। आप एक अमेरिकन जर्नलिस्ट होती है, वो जर्नलिस्ट आपके मुतालिक क्या कहती है? अफसोस की हमारा सर शर्म से झुक गया वो बयान पर। पैर फैला के बैठने की बात, पैर फैला देते हैं इसराइल के सामने, इस तरीके की बात कही और यकीन मानिए हम शर्मसार हुए हैं वो बयान से। वैसे तो आप देखेंगे, फादरलैंड नहीं कहा जा सकता, फादरलैंड नहीं कहा जा सकता। माँ अगर आप इज्जत करते हैं तो माँ को किससे मिला रहे
हैं, बाप कौन होगा आपका, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 150 जो करोड़ यानी हिंदुस्तानी है उनकी तौहीन की है इस तरह की बात करते हुए। और दूसरी बात, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक हकीकी बात यह है, क्योंकि हम बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत सहाफ़ी ये कह सकते हैं, बबांग दहल कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी तारीख से वाकफियत नहीं रखते। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो मदरलैंड की बात करते हैं, वज़ीर आज़म को मालूम होना चाहिए कि मादर हिंद कौन है, और गांधी जी ने मादर हिंद का खिताब किसे दिया था, बी अम्मा किसे कहा था। और आपको बता दूं कि ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जो हैं उनकी वालदा मोहतरमा थी बी अम्मा, जिन्होंने जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। उनको गांधी जी ने बी अम्मा कहा था, अम्मा कहा था, और यानी हिंदुस्तान की माँ कहा था, मदरलैंड का यानी मदर इंडिया कहा था। तो ये होती है मदरलैंड। और ये अलग का अजीब अजीब गरीब बातें कर लेते हैं फादरलैंड के। अरे मेरे भाई, ये बहुत ही गलत बात है, किसी को बाप बनाना कितनी बुरी बात है। तो बहरहाल इस्माइल ज़बीउल्लाह ने अच्छा कहा कि होंगे आपके बाप, लेकिन हम तो कभी इसको तस्लीम भी नहीं करते। हाँ, एक बात ज़रूर है, आपके बाप होंगे, लेकिन हमारे लिए जो बैतुल मुक़द्दस है या फिर फ़लस्तीन अर्ज़ फ़लस्तीन है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, मुक़द्दस है और क़िबले अव्वल जिसे कहा जाता है। और यकीन मानिए कि नाजायज़ जो मुमलिकत है, और अमेरिका और बरतानिया की नाजायज़ औलाद है इसराइल, और उसी वजह से आप उसको अगर बाप कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक नाजायज़ औलाद को बाप कहना बहुत शर्म की बात है। जी जी, बात है, अफसोस की बात है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते, आप किसी सूरत में आप उसको आप अपना, बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवानी चाहिए। देखिए यहाँ पर ऐसा है रियाज साहब, आप ये जो दिल में एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उसका प्रेशर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रंप पे भी पड़ा है, ट्रंप पे भी पड़ा है, और ये दोनों भी पड़ा है। नहीं चाहते हुए भी इसराइल के साथ, ईरान के साथ जंग में मुलविस इसराइल ने किया। इसराइल की इमाम पर ट्रंप, ये कहा जा रहा है, व्हाइट हाउस से मुसलसल बयान आ रहे हैं कि इसराइल की इमाम पर ट्रंप ने, अमेरिका ने जंग में हिस्सेदारी ली है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर भी हमें, देखिए दुनिया से कोई हमें लेना देना है नहीं। अगर आप एप्स्टीन फाइल के दबाव में आकर अगर हिंदुस्तान का सौदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सर शर्म से झुका रहे हैं, आप हिंदुस्तान को रुस्वा कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, इसराइल में खड़े होकर इंडिया इज द मदरलैंड, इसराइल इज द फादरलैंड, आप बोल भी बराबर नहीं सक रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि आपकी जबान से वो जो अल्फाज है वो अल्फाज भी बराबर नहीं। को अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, वज़ीर आज़म को सिर्फ हिंदी में बात करना चाहिए, उर्दू में बात और फिर आप ये खिसियानी हंस के आप क्या शर्म। तो मजमूई तौर पर हिंदुस्तान की जो शबी है आलमी सतह पर, उसको मुतासिर करने का काम किया है, शर्मिंदा करने का काम मुसलसिल किया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल के दबाव में ये काम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। एप्स्टीन फाइल के दबाव में इसराइल को फादरलैंड बनाने वाले वजीर आजम और उनके अंधभक्त, ये सुन ले, हिंदुस्तान की 150 करोड़ आवाम जो है इस मामले को मुस्तरद करती है। हम फादरलैंड तस्लीम हरगिज़ नहीं करते। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं, जहाँ तक फादरलैंड का सवाल है, आपको अंदाज़ा कीजिए कि जैसे ही वज़ीर आज़म ने फादरलैंड का दौरा किया, फादरलैंड कहा इसराइल को, उसके बाद आप देखेंगे कि नहुसत का असर ये हुआ कि 31 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तानी सरमायाकारों को नुकसान हो गया है। कोई मामूली बात नहीं है। और आज एक दिन में यानी 24 घंटों के दौरान 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है। वज़ीर आज़म को इस पर गौर करना चाहिए। और नाज़रीन आपको बताता हूँ कि कुदरत जो है, वो फैसले कुदरत के जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसकी आवाज़ भी नहीं आती, लेकिन असर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आपने फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज कर दिया, फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मज़ालिम को नज़रअंदाज कर दिया। 75,000 फ़लस्तीनियों को इसराइल ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उनकी नस्ली तथहीर की, और ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ज़हमत नहीं की उन्होंने कि इसकी मजम्मत करें। बस माई फ्रेंड का नारा लगाते रहे इसराइल में भी। और उसके बाद आपने देखा कि माई फ्रेंड से दोस्ती इस कदर महंगी पड़ गई कि 31 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 10 दिन के अंदर हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। अब आगे देखिए होता क्या है। एक तो आपने पकवान गैस की कीमत में इजाफा कर दिया, 60 रुपये का इजाफा किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है, और ये होकर रहेगा। और वज़ीर आज़म बड़ी यानी जैसा कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तरह आएंगे, रात में आकर ऐलान करेंगे कि हालत बहुत ख़राब है और हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना ज़रूरी है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जो माहिरीन हैं उनका अभी कुछ एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन लोगों ने ये कहा, ख़ासतौर पर जो तेल की सनत पर नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि आज अगर $120 हो जाता है, 120 की बात नहीं की, उन्होंने ये कहा कि $100 भी अगर फ़ी बैरल पे खाम तेल हो जाता है तो हिंदुस्तान का जो तिजारती खसारा होगा वो $220 बिलियन का होगा।
220 अरब डॉलर का कोई मामूली बात नहीं है साहब। यकीनन देखिए 220 अरब डॉलर का खसारा है, सारी आलमी मंडी परेशान है इसकी वजह से। आपने हरमुज का आपने जिक्र और ये किया, नहीं दुनिया को होना चाहिए। आज अमेरिका की जो गुलामी कर रहे हैं, अमेरिका के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको इस तरह हालात होना चाहिए, तबाही बर्बादी आना चाहिए और उनके महंगाई बढ़ना चाहिए। तब कहीं जाकर इनको एहसास होगा कि ट्रंप सारी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर रहा है और इसके खिलाफ कुछ ना कुछ इकदाम करना चाहिए। यकीनन यकीनन बिल्कुल सही है रियाज साहब, सारी दुनिया को समझनी चाहिए। आज सारी दुनिया प्रेशर डाल रही है जंग को ख़त्म करने की। इससे पहले भी हमने कहा था, आबना हरमुज का भी आपने जिक्र किया, 55% यूरोपियन जो वो रसद है वो इसी रास्ते से पहुंचती है। अशिया खुर्दनोश का मामला हो या फिर गैस का मामला हो, पकवान गैस का, इसको लाइफलाइन माना जाता है आबना हरमुज को। और ईरान बार बार चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, तुम अपने बहरी बेड़ों के साथ एक कश्ती तो ले जाकर देखो वहां से। जी हाँ, बिल्कुल। बार बार चैलेंज कर रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं है, ना इसराइल जो अपने आप को सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का बादशाह कहता है उसकी हिम्मत नहीं है, अमेरिका कोशिश नहीं कर रहा है, दूसरे ममालिक तो यकीनन कोशिश करेंगे ही नहीं। यूरोप के अंदर जो है गैस, पकवान गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। उसकी वजह यह है कि आबना हरमुज पर जो तहदीदात आयद कर दिए है ईरान ने, उसकी वजह है। तो इसी तरीके से जो मुख्तलिफ ममालिक में यहाँ से इस रास्ते से जो साजो सामान की कश्तियाँ जाते हैं उसको बंद कर देने की वजह से बड़े पैमाने पर आलमी मईशत को नुकसान पहुँचा है, आलमी मईशत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है और जो है कई ममालिक की मईशत तबाही के दहाने तक पहुँच गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। यकीनन इसका जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका होगा। देखिए मैं यहाँ पर हम बार बार यही कह रहे हैं, सियासत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से हम बार बार यही कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अक़वाम मुत्तहिदा इस मौके पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करता। मुल्क में, सारी दुनिया में माशी बहरान की वजह दो ममालिक है, इसराइल और अमेरिका। नहीं, तमाम ममालिक को ये गौर करना चाहिए भाई। ये नहीं, ये बड़े दो अहम इदारे हैं ना रियाज साहब, ये दो बड़े अहम इदारे क्यों कार्रवाई नहीं करते, ये क्यों खामोश तमाशे कार्रवाई करते हैं, बयानात देते हैं, खाली सिर्फ ज़बानी हमदर्दी करते हैं, ज़बानी दमा खर्च करते हैं और कुछ नहीं करते। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं और उसको आपको बताते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करते जा रहे हैं। वह ये भी कहा जाता है कि एक तेल के कुएँ को या रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है इस हमलों के ज़रिए। और कल की बात यह है कि सारे तेहरान में एक धुआं सा फैल गया था और बारिश भी हुई और बारिश में तेल के ख़तरे भी गिरते रहे। तो ये अंदाज़ा कीजिए कि इस कदर तबाही और बर्बादी आती है और ये तमाम यानी जानदारों के लिए, चाहे वो इंसान हो, चरिंद हो या परिंद हो, तमाम के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है क्योंकि आलूदा हो जाती है फ़ज़ा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ईरान ने दावा यह है कि क्या है कि पिछले 24 घंटों के दौरान उसने 200 अमरीकी फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है। तो जहन्नम रसीद क्या है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान का ये दावा है। और ये अली लारीजानी के हवाले से ये खबरें भी आ रही है कि ईरानी ये पासदारान इनकलाब ने बेशुमार अमरीकी फ़ौजियों को यरगमाल भी बना लिया है, उन्हें पकड़ लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब उनका साथ क्या होता है अब ये देखा जाने वाली बात है। तो ये खबरें आ रही है, लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान के लिए आपको बता दूं कि हमेशा बुरी खबरें ही रही है और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे इसराइल के बाद से तो हिंदुस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। मईशत मैं समझता हूँ कि तबाह व बर्बाद होकर रह गई है और फिल वक्त हिंदुस्तान को 220 अरब डॉलर का तिजारती खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में। और हो सकता है कि आने वाले 5-6 दिन में ये खसारा 300 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस कदर परेशानियों के बावजूद भी हम हिंदुस्तानियों के लिए खुशी की बात यह है कि कल हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियन 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तीसरी मरतबा जीता है। और हिंदुस्तान सारी दुनिया की पहली टीम है यानी जो जिसने डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए भी अपने चैंपियन होने का दिफा किया है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इस सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है टीम इंडिया को। और आपको बता दूं कि आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर टीम इंडिया की कामयाबी का या इंडिया के चैंपियन बनने का जश्न मनाया जा रहा है। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि इत्तेहाद में किस कदर ताकत होती है। अगर टीम में इत्तेहाद हो, टीम में स्पोर्ट स्पिरिट हो, तो यकीन मानिए कि दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये देखा गया इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल करने के बावजूद भी उन्हें नहीं खिलाया गया सिवाय एक मैच के। जी, और एक मैच में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था।
बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया था। असल में फ़िलहाल जो टीम है वो टीम में कहीं ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। बुमराह हो या फिर अक्षत पटेल हो और हरप्रीत सिंह हो, इन लोगों की गेंदबाजी जो है बहुत ही अच्छी मायनास रही। बहुत ही अच्छा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तर्ज पर पूरी टीम ने इत्तेहाद के साथ खेल खेला। तमाम शोबे खा वो बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो और या फिर गेंदबाजी हो, तीनों शोबों में बेहतरीन मुजाहरा हिंदुस्तानी टीम ने किया है। 2 कैचेस थे ईशान किशन ने पकड़े, 3 कैचेस गालिबन ईशान जी किशन ने जी। पकड़े। मैं भी देख रहा था मैच। एक कैच तो नामुमकिन कैच था। उसको उन्होंने बहुत ही लपक कर उसका कैच पकड़ा, बहुत बड़ी ड्राइव मारी और बहुत ही अच्छा उन्होंने कैच किया था। तो इस तरीके से पूरी टीम के मुजाहरे से टीम ने जीती है। इत्तेहाद का मुजाहरा, जैसा कि आपने कहा, इत्तेहाद के मुजाहरे के साथ जीती है। हम यकीनन हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मद्दाहों को, फैंस को हम सियासत टीवी की जानिब से इस मौके पर मुबारकबाद देते हैं। हमें भी बहुत खुशी हुई है इस कामयाबी पर, मगर हम यही कहते हैं कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेला जाए। ताज्जुब का जहर अगर स्पोर्ट्स में भरेंगे, खेल कूद में ताज्जुब अगर भरेंगे तो यकीनन वो नुकसानदेह साबित होगा। बिल्कुल। अगर अगर आप अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उन्हें ताज्जुब की बुनियाद पर अगर उन्हें रोकने का अगर काम करते हैं आप, तो आप उसके साथ ना सिर्फ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं बल्कि खेल को ख़राब कर रहे हैं। तो हम इस बात के ऊपर ज़्यादा तबसरा किए बगैर एक इशारतन हमने जो कहना था कह दिया। जी हाँ। यकीनन मजमूई तौर पर जो है कल का खेल जो था, हिंदुस्तान भारत ने वन साइडेड रहा। बहुत ही अच्छी पहले बल्लेबाजी करते हुए जो निशाना उन्होंने मुकर्रर किया था वहीं पर लग रहा था, मगर न्यूजीलैंड भी फाइनल तक इसी तरह रसाई नहीं किए। न्यूजीलैंड के लिए 250-55 का स्कोर कोई बड़ी बड़ा बात टारगेट नहीं था, मगर बॉलिंग अच्छी रही हमारी। ये हिंदुस्तान की गेंदबाजी अच्छी रही और अब बहुत जल्दी 1-2 विकेटें गिर जाने की वजह से, तो 3 विकेटें जल्दी गिर जाने की वजह से न्यूजीलैंड कोलैप्स हो गए। तो हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करने का। रियाज साहब जी, लेकिन एक खबर बहुत ज़रूरी है, उस खबर को हम पेश करते हुए अपना प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का काम ये होता है कि वो आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाए, अखलाक व किरदार का मुजाहरा करे। लेकिन हमारी पुलिस ऐसा लगता है, ख़ासतौर पर राय दुर्गम पुलिस, आपको बता दूं कि बच्चे अगर वहाँ ठहरते हैं तो उन्हें पचकड़ मारती है, थप्पड़ रसीद करती है। तो ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। अमजदुल्ला खान खालिद जो तर्जुमान हैं MBT के, उन्होंने इस सिलसिले में ज़बरदस्त एहतजाज भी किया। 3 नौजवानों को राय दुर्गम पुलिस ने हालत रोज़ा में बहुत ज़्यादा पीटा और ये भी कहा जाता है कि एक नौजवान का पहले से ही हाथ फ्रैक्चर था और वो उसका ऑपरेशन भी, सर्जरी भी हुई थी, यानी सैयद अरीब, मोहम्मद सोहेल और अब्दुर्रहमान, इन तीनों को बहुत ज़्यादा, और फजल रहमान को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया। तो इस सिलसिले में ये देखना है कि अब पुलिस के आला अहदेदार क्या कार्रवाई करते हैं। यकीन मानिए कि ऐसा लगता है कि बाज़ आया पुलिस अहदेदार हैं जो चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी हुकूमत को बदनाम किया जाए या उसी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, ये सबसे अहम बात है। तो ज़बी साहब, आप देखेंगे कि अमजदुल्ला खान खालिद के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो इस तरह अगर कहीं पर भी जुल्म होता है मुसलमानों पर चले जाते हैं, जबकि जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं वो उन्हें ज़हमत ही नहीं होती। इसलिए अफसोस की बात यह है रियाज साहब के अवाम जो है, अमजदुल्ला खान खालिद, आप देखें बकरीद का मौका आता है तो मुसलसिल, ख़ास तौर पर वही इलाक़ों में जो राय दुर्गम वगैरह के इलाके हैं जहाँ से मवेशी एक्सपोर्ट आते हैं, मुंतकल किए जाते हैं उन इलाक़ों में, वहाँ पर जहाँ पर भी एक खुद साख्ता गाँव रक्षकों का जुल्म बढ़ता है तो सबसे पहले पहुँचने वाली आवाज़ होती है। तेलंगाना के किसी भी ज़िले में अगर कोई वाक़या पेश आता है, मस्जिद के साथ बेहुरमती होती है, वक्फ ज़मीन पर जायदादों पर कब्ज़ा किया जाता है या कब्रस्तानों को मिसमार किया जाता है, तो वहाँ पर मौजूद रहने वाली शख्सियत अमजदुल्ला खान खालिद है। तो यकीनन देखिए, असल में क्या है रियाज साहब, यहाँ पर क़यादतें जो है, मुंतखब क़यादतें हैं, वो सिर्फ मुंतखब होना जानते हैं। मुंतखब होकर अपने अपने इलाक़ों को अगर ये देख लें सही तरीके से तो अवामी मसाइल का बड़ी हद तक अजाला मुमकिन। लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। देखिए, आप जिससे चाहे पचकड़ मांगे, थप्पड़ रसीद, आप देखिए, नहीं रियाज साहब, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अगर अपने इलाकों में अगर होंगे, काम कर लेंगे तो यही काफ़ी है। ये जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना तो बहुत बड़ी बात है। आप अक्सर देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इलाकों में गड़े खड्डे
ये बल्दी बरक़ी आबरसानी की मसाइल एक पुराने शहर में मुंतखब जो अराकीन असम्बली है उनके इलाकों में मुसलसिल ये देखते आ रहे हैं। ये बुनियादी सहूलतें फराहम करने जिसकी वजह से उन्हें मुंतखब किया गया है वो मुकम्मिल करने के लिए वो तैयार नहीं रहते और वो मौजूद नहीं रहते, तो ये मसाइल वो एक खैर ये बात तवील हो जाएगी, इसको हम अपन शॉर्ट करेंगे, वक्त भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि दो बातें हैं, एक तो अमजदुल्लाह खां खालिद हमेशा हर जगह पर मौजूद हो जाते हैं, मुंतखब अवामी नुमाइंदे मौजूद नहीं होते। ये अवाम को मुंतखब नवामी नुमाइंदों से पूछना चाहिए, ख़ास तौर पर दुर्गम चेरू राय दुर्गम और ये जो दूसरा जो कमिश्नरेट बना है, ये कमिश्नरेट में तेज़ी के साथ अवाम और पुलिस वालों में भी ये फिरका परस्ती तेजी के साथ सरहद कर रही है, तेजी के साथ फैल रही है। आप देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से मुसलमानों के साथ सलूक रखी हुई है, राय दुर्गम ये रचाकोंडा जो कमिश्नरेट है वो रचाकोंडा कमिश्नरेट में ये वाक़यात मुसलसिल इस तरीके के वाक़यात पुलिस की जानिब से रोनुमा हो रहे हैं। वहाँ की पुलिस वो फ़िरका परस्ती की ऐनक पहनकर, फ़िरका परस्ती का चश्मा पहनकर मैं समझता हूँ वहाँ पर काम कर रही है, जो रियासत तेलंगाना के लिए एक नुकसानदेह अमर है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।